Hello students, good morning. I again present in the class of chemistry and the chapter is some basic concept of chemistry. In some basic concept of chemistry, today we will study about the laws of chemical combination. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है एक्चुअली कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है या कोई भी केमिकल चेंज होता है तो वो सर्टेन लॉ के हिसाब से होता है, सर्टेन रूल के हिसाब से होता है। जैसे हम कहीं रोड पे चलते हैं तो रोड पे जब चलते हैं तो कुछ लॉ है, उसको कुछ लॉज हैं, उन लॉज को हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ नियम उनको हम फॉलो करते हैं। वैसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, लॉज के हिसाब से केमिकल चेंज होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उन लॉज को केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देयर आर 5 laws given in laws of chemical combination. The first law is law of conservation of mass. पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच इज गिवन बाय मिस्टर एंटोनी वॉन लेवोइसियर, ए फ्रेंच केमिस्ट. What is the statement of this law? According to this law, the total mass of reactant are always equals to the total mass of product. Means matter can neither be created nor be destroyed. इसके हिसाब से किसी भी रिएक्शन में जितना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होता है। इसका मतलब कि मैटर ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, मतलब मैटर ना तो क्रिएट हुआ और ना ही क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो इसका कन्वर्जन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मान लो हमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और उससे हमें 4.4 ग्राम CO2 ऑब्टेन हुई है। तो उस केस में कैल्शियम ऑक्साइड कितना रहा होगा, 10 - 4.4 दैट इज 5.6 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Number 2, calcium carbonate when reacted with H2SO4 then it produce calcium sulfate plus water plus CO2 gas. In this reaction the mass of one molecule of calcium carbonate is 100 unit. And mass of one molecule of H2SO4 is 98 unit. Mass of one molecule of calcium sulfate is 136 unit. Mass of one molecule of H2 is 18 unit and for one molecule of CO2 is 44 unit. Now the total mass of reactant is 198 and the total mass of product is also 198 which confirms the law of conservation of mass. यहाँ पे एक नोट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। The law of conservation of mass is not valid for nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसमें बहुत सारा जो मास है वो वेव के फॉर्म में, रेज के फॉर्म में एमिट हो जाता है, जिसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं और हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे हमें मिल नहीं पाता। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बाद अपना दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या डेफिनिट कंपोजिशन। अब इसमें क्या है, दिस लॉ वाज गिवन बाय आल्सो फ्रेंच केमिस्ट मिस्टर जोसेफ लेविस प्राउस्ट. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स. द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज, आई एम रीडिंग अगेन, elements always combine in a fixed ratio by mass to form a stable compound. The another statement of this law will be a pure chemical compound is always made up of same elements combined together fixed proportion by mass. This ratio always remains fixed irrespective of the source or method of synthesis of the compound. इसका पूरे का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड हम कहीं से ऑब्टेन करें वो सेम एलिमेंट से बना होगा और उसमें जो एलिमेंट का जो मास रेशियो है वो फिक्स होगा। मान लो हम CO2 की बात करें, आइदर CO2 ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कार्बन ग्रेफाइट और CO2 ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट एसिड और CO2 ऑब्टेन्ड बाय कंबशन ऑफ मीथेन इन एक्सेस एयर. The CO2 obtained from any source, it always consists of carbon and oxygen and the mass ratio of carbon and oxygen is 12:32 which is fixed ratio. This is the statement of law of constant composition या law of constant proportion. Carbon and oxygen combination ratio by mass will be 12:32 irrespective of obtaining CO2 by any method or source. तो जैसा कि मैंने बताया CO2 को हम कहीं से ऑब्टेन कर लें
और भी कई सारे मेथड हैं। हमारी बॉडी में ग्लूकोज के कंबस्शन से CO2 ऑब्टेन होती है, एटमॉस्फेयर में CO2 होती है। इन सब में CO2 हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से बनी होती है, और कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो ऑलवेज 12:32 होता है। ये इनका स्टेटमेंट है। इसके बाद तीसरा अपना लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिस इज गिवन बाय मिस्टर डाल्टन। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में भी इस स्टेटमेंट को वहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब इनका स्टेटमेंट क्या है? मल्टीपल मीन्स होता है मेनी, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो। कहते हैं कि दो एलिमेंट मान लो डिफरेंट रेशियो में कंबाइंड हो जाएं तो डिफरेंट कंपाउंड भी बनेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, CO भी बनाता है, CO2 बनाता है, CO3 भी बनता है, कार्बन ट्राईऑक्साइड भी बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो एलिमेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड भी बनते हैं। तो वो जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं उसमें एक एलिमेंट का मास दोनों में सेम कर दिया जाए, तब दूसरे जो एलिमेंट का मास रेशियो दोनों कंपाउंडों में होगा या तीनों कंपाउंडों में होगा वो सिंपल रेशियो होता है, फिक्स रेशियो होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन इंग्लिश वी कैन से when two elements are combined to form more than one compounds, then the mass of one element which combined with fixed mass of other element bear a simple whole number ratio. I repeat, when two elements are combined to form more than one compounds, then the masses of one element which combined with fixed mass of another element bear a simple whole number ratio. For example, I am taking carbon and oxygen, two elements. When carbon and oxygen are combined to form carbon monoxide as well as carbon dioxide. In both cases, in carbon monoxide as well as in carbon dioxide, the mass of carbon is fixed, that is 12 unit and 12 unit. But in carbon monoxide, 16 unit oxygen is present, but in CO2, oxygen is 32 unit is present. The mass of oxygen which is combined with fixed mass of carbon is 16:32. The ratio of masses of oxygen which combined with fixed mass of carbon is 16:32, which is simple ratio, that is 1:2. Okay. Now another example of this law: N2 plus half O2 N2O, N2 plus O2 2NO, N2 plus 3/2 O2 N2O3, N2 plus 2O2 N2O4, N2 plus 5/2 O2 N2O5. In all the cases, the mass of nitrogen is fixed, that is 28, 28, 28, 28, 28. In first reaction, 16 gram oxygen combined with 28 gram nitrogen. In second reaction, 32 gram oxygen combined with 28 gram nitrogen. In third reaction, 48 gram oxygen combines with 28 gram nitrogen. In fourth reaction, 64 gram oxygen combines with same mass, that is 28 gram nitrogen. In fifth reaction, 80 gram oxygen combines with 28 gram nitrogen, that is in fixed mass. Therefore, we can say the masses of oxygen which combines with fixed mass of nitrogen are 16, 32, 48, 64, 80. In simple form, we can say this ratio is 1:2:3:4:5, which is simple ratio. This is the statement of law of multiple proportion. Clear, student? Now, last law is law of reciprocal proportion, which is given by Professor Richter. According to this law, according to Professor Richter, when a fixed amount of element A combines with two different elements capital B and capital C to form two different compounds. इसको हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम आगे पढ़ेंगे. Then, if B and C combine, they do so in the same proportion as A combined with B and A combined with C. कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, हमारे पास तीन एलिमेंट हैं. ए सोडियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है. सोडियम हाइड्रोजन से कंबाइन होकर सोडियम हाइड्राइड बनाता है और सोडियम क्लोरीन से कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाता है. सोडियम 23 ग्राम हाइड्रोजन से भी कंबाइन होता है और सोडियम 23 ग्राम क्लोरीन से भी कंबाइन होता है. तो 23 ग्राम सोडियम से हाइड्रोजन 1 ग्राम कंबाइन होता है और 23 ग्राम सोडियम से क्लोरीन कितना कंबाइन होता है? 35.5 ग्राम.
और हाइड्रोजन क्लोरीन जब आपस में कंबाइन होंगे तो भी HCl बनेगा, और HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन का मास रेशियो क्या होगा 1:35.5। तो इनका कहना क्या है, इनके कई स्टेटमेंट हैं। इनका पहला स्टेटमेंट तो ये है कि अगर दो एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं तो उनका जो थर्ड एलिमेंट के साथ जो मास रेशियो होता है, जैसे हाइड्रोजन का थर्ड के साथ 1 है, क्लोरीन का थर्ड के साथ 35.5 है, तो ये जो हाइड्रोजन क्लोरीन का मास रेशियो आ गया 1:35.5 आ गया। वो मास रेशियो वही होता है या उसका सिंपल होल नंबर रेशियो होता है जब वो दोनों आपस में म्यूचुअली कंबाइंड होते हैं। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो भी HCl बनेगा 1:35.5 बनेगा रेशियो, और इसके साथ भी दोनों का रेशियो 1:35.5 था, तो 1:35.5 सोडियम के साथ भी है और 1:35.5 आपस में भी है। तो ये सिंपल रेशियो है। इसको दूसरी तरह हम इस तरह देख सकते हैं, मास ऑफ सोडियम अपान मास ऑफ हाइड्रोजन 23/1, मास ऑफ सोडियम अपान मास ऑफ क्लोरीन 23/35.5। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा जब हाइड्रोजन और क्लोरीन सेपरेटली आपस में म्यूचुअली कंबाइंड होंगे, तब जो रेशियो होगा। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में म्यूचुअली कंबाइंड होते हैं तो इनका रेशियो 1:35.5 होता है। तो ये जो दोनों रेशियो, इनका रेशियो भी या तो 1:35.5 होगा या उसका मल्टीपल फॉर्म होगा। जरूरी नहीं कि इक्वल हो जाए, मल्टीपल फॉर्म भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब इन दोनों का रेशियो हम देखते हैं 23/1 का, 23/35.5 का। तो इन दोनों का रेशियो देखो यहाँ पे आ गया 1/35.5, और 1/30.5 वही रेशियो है जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइंड होते हैं। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। When two elements are combined separately with fixed mass of another element C, then the mass ratio of A and B, that is H and Cl, is either same or simple whole number ratio when they combine mutually with each other। वो आपस में अगर म्यूचुअली कंबाइंड होते हैं तो भी जो रेशियो होगा वही रेशियो इसके थर्ड के फिक्स मास के साथ होता है या उसका मल्टीपल फॉर्म होता है। तो ये इनका स्टेटमेंट है। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद नंबर 5 लॉ, गेलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो जो गेलुसेक लॉ दिया गया है नंबर 5, ये सिर्फ ऐसी रिएक्शन के लिए दिया गया है जो होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शन है, मतलब जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है, गैस है। तो फॉर ए होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शन, गैसेज रिएक्ट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मोल्स, दिस रेशियो आल्सो कन्फॉर्म्स टू देयर रिएक्टिंग वॉल्यूम। ये एक स्टेटमेंट तो एक ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं गेलुसेक लॉ ऑफ गैसेस कंबाइनिंग वॉल्यूम को, इन केस ऑफ होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शन द वॉल्यूम रेशियो ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। द वॉल्यूम रेशियो ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे N2+3:2NH3 है बैलेंस इक्वेशन, इसको एवोगैड्रो के लैंग्वेज में 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल बोल सकते हो, लेकिन इसको गेलुसेक के टर्म में 1 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, या 1 ml, 3 ml, 2 ml, या लीटर ml ना बोल के 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। अब इनका जो वॉल्यूम रेशियो आ गया, ये क्या आ गया 1:3:2, जो कि एक सिंपल रेशियो है। तो बस इतना स्टेटमेंट है, जितने मोल हैं उतना आपको वॉल्यूम बोलना है बस। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर 1 लीटर नाइट्रोजन है तो उसके लिए 3 लीटर हाइड्रोजन रिक्वायर होगी, और उस केस में जब दोनों पूरी तरह से कम्प्लीटली कंबाइन हो जाएंगे उस केस में हमें 2 लीटर अमोनिया मिलेगी। या 1 ml नाइट्रोजन गैस है, उसके साथ 3 ml हाइड्रोजन गैस प्रॉपर कंबाइंड होगी। जब दोनों पूरी तरह से कंबाइंड हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, उस केस में 2 ml अमोनिया गैस फॉर्म होगी। तो ये है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का। इसके बाद एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, ये लॉ नहीं है, एक हाइपोथेसिस है, इसलिए इसको हम लॉ में कंसीडर नहीं करते हैं। इनकी हाइपोथेसिस क्या है एवोगैड्रो की? इट वाज गिवन ओनली फॉर गैसेस। सबसे पहली बात तो ये गैसेस के लिए ट्रू है, बाकी लिक्विड और सॉलिड के लिए ट्रू नहीं है। सेकेंड, इनका स्टेटमेंट क्या है? अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इनका कहना यह है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो अगर एक से ज़्यादा गैसेज हम ले लें
तो उनके इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मोल होते हैं। अगर दोनों के वॉल्यूम सेम है तो दोनों में नंबर ऑफ मोल से दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। इसलिए आगे देखो, ऑल गैसेज इन द यूनिवर्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी आइडियल। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी गैसेज हैं वो प्रिज्यूम आइडियल उनको आइडियल कंसीडर किया गया है, आइडियल होती नहीं है। ऑल दो रियलिस्टिकली नो गैस इज परफेक्टली आइडियल, कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं है, सिर्फ हम उनको आइडियल कंसीडर करते हैं। ऑल आर रियल बट वी मस्ट प्रिज्यूम देम टू बी आइडियल अनलेस स्पेसिफाइड। उनको हमें आइडियल ट्रीट करना है और आइडियल के हिसाब से हमें उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक हमारे पास इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए या सभी गैसों के लिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, अगर रियल को भी हम आइडियल गैस कंसीडर कर लेते हैं तो ये हम फार्मूला ये इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी इज ट्यूब, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस है, लेकिन आपको एटमॉस्फेयर में लेना है और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 mm होता है, यह 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। लेकिन आपको इसमें प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही पुट करना है। अगर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में तो उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लोगे एटमॉस्फेयर में। वी वॉल्यूम ऑफ गैस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच द गैस इज फिल्ड। वी एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ गैस है, लेकिन अगर किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है और उस कंटेनर का वॉल्यूम दिया है तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि गैस पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। लीटर की और भी यूनिट्स हैं। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 ml इज इक्वल्स टू 1000 cc, लेकिन आपको यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में ही लेना है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। वेट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, और वेट जो हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। टी टेम्परेचर इन केल्विन ओनली, टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ इसमें केल्विन में होगा। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में है किसी में तो आप इसको चेंज कर दोगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज रूम टेम्परेचर, दैट इज 298 केल्विन। कभी अगर कुछ नहीं दिया जाए, रूम टेम्परेचर की बात किया जाए तो रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर किया जाता है, जिसके केल्विन में वैल्यू होती है 298 केल्विन। इस पीवी को एनआरटी में आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। वैसे तो इसकी कई सारी यूनिट होती हैं, लेकिन इस पीवी को एनआरटी में इसकी यूनिट होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, और आर की कई वैल्यू हैं। इसमें वही वैल्यू यूज करना है जो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन में गिवन हो। दियर आर सम वैल्यूज ऑफ आर। नंबर 1 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आर इज इक्वल्स टू 8.31 जूल पर मोल डिग्री केल्विन। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ फार्मूला ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स लाइक पीवी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी, या जहाँ भी थर्मोडायनेमिक में या जहाँ भी एनर्जी के फार्मूले हैं वहाँ पे हम आर भी यूज करेंगे। 8.314 जूल पर मोल केल्विन, वो भी एसआई सिस्टम है। आर इज इक्वल्स टू 1.982 या नियरली इक्वल्स टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये भी हम लोग एनर्जी के फार्मूले में आर यूज करेंगे, और ये सीजीएस यूनिट है। आर इज इक्वल्स टू 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। ये जब प्रेशर वगैरह बार में गिवन होता है उस केस में हम लोग बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन तब हम लोग आर की वैल्यू यूज करते हैं। अब हमने मान लिया कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी हम दो गैसों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। नाइट्रोजन के लिए प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू आर इंटू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। प्रेशर 1 ले लिया, वॉल्यूम कुछ भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंटू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है। फॉर हीलियम प्रेशर ऑफ हीलियम इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इंटू आर इंटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम। अब एवोगैड्रो के हिसाब से उन्होंने बताया अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो नाइट्रोजन के लिए वही हीलियम के लिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर इक्वेशन इस इक्वेशन को हम लोग जो है हीलियम वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। उस केस में अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएंगे। यही एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस है कि अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। और हम सबको पता है 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दोनों के मोल्स अगर सेम है तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। But 1 mole of all substances contains 6.022 into 10 power 23 particles
दिस इज अप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, सबके लिए फॉलो करता है। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, उसमें दो राय नहीं है। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में नंबर है एटॉमिसिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्री गैस, मीन्स गैस ऑफ सेम टाइप एलिमेंट, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, F2 है। इनमें एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। जिनॉन में 1 है, आर्गन में 1 है, ओजोन में 3 है, H2 में 2 है, O2 में 2 है, F2 में 2 है। तो ये इसकी एटॉमिसिटी है। द कॉन्सेप्ट इज नाउ एक्सटेंडेड टू एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स इन जनरल आल्सो। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, अब इसका नाम दिया गया है एलिमेंट्री मॉलिक्यूल कहा गया है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं कहा गया, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स, जैसे डाइगैलियम एटॉमिसिटी 2, सल्फर एटॉमिसिटी 8, फास्फोरस एटॉमिसिटी 4। अगला इसका एप्लीकेशन है वेपर डेंसिटी फाइंड करने में। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो दिस इज गिवन एज नंबर विच इंडिकेट्स हाउ डेंस ए गैस इज विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी एक नंबर होती है, वो इंडिकेट करती है कि वो जो गैस है हाइड्रोजन गैस से STP पर कितने टाइम हैवियर डेंस है, कितने टाइम डेंस है। नोट, हाइड्रोजन गैस इज लाइटेस्ट गैस एमंग ऑल गैसेस एंड लीस्ट डेंस आल्सो। जो हाइड्रोजन गैस है वो गैसों में सबसे लाइट है, और जब सबसे लाइटेस्ट है तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसलिए हाइड्रोजन से इसको कोरिलेट किया गया है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ गैस एट STP अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। किसी भी गैस की डेंसिटी STP पर अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी STP पर, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी क्या है, यूनिटलेस है, क्योंकि दोनों ही डेंसिटी है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी यूनिटलेस। नाउ PV इज इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल्स टू n के प्लेस पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। इसको जब हम वॉल्यूम जो है वॉल्यूम अगर हम नीचे ले जाएंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन वॉल्यूम एक्चुअली डेंसिटी होता है, तो P इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू RT अपॉन M। यहाँ से अगर D फाइंड करना चाहें तो D इज इक्वल्स टू हो जाएगा PM अपॉन RT। तो D इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT। अब यहाँ पे M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, D डेंसिटी ऑफ गैस है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी, डेंसिटी जो आएगी वो M है मॉलिक्यूलर वेट, और डेंसिटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेट ग्राम में है, वॉल्यूम लीटर में है, ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो डेंसिटी आएगी ग्राम पर लीटर में आएगी। ये बच्चों याद रखना है, इस फार्मूले में जो डेंसिटी आएगी वो डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ग्राम पर लीटर। वेपर डेंसिटी अभी भी हम लोगों ने बात किया था। वेपर डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। और डेंसिटी का भी मैंने फार्मूला बताया था, PM अपॉन RT, PM अपॉन RT। M का है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोई भी गैस जिसकी वेपर डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, बाकी सब कुछ सेम है, कांस्टेंट है, कट कर दिया। आंसर आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस अपॉन 2। तो किसी भी गैस की जनरल वे में वेपर डेंसिटी क्या होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। mx है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस x, और mh2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज 2। या मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मीन्स एट STP 1 मोल ऑफ ऑल गैसेज हैव द सेम वॉल्यूम फॉर सम आइडियल गैस। PV इज इक्वल्स टू nRT, P इंटू V मोलर इज इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया है एट STP 1 मोल ऑफ ऑल गैसेज हैव सेम वॉल्यूम। STP पर 1 मोल कोई भी गैस हो, सभी गैसों का वॉल्यूम सेम होता है। अगर PV इज इक्वल्स टू nRT में हम ये वैल्यू पुट करें तो प्रेशर STP पर 1 एटमॉस्फेयर होता है। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है 1 मोल का, इसलिए V मोलर लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने 1 पुट कर दिए। R की वैल्यू 0.0821 हो गई। टेम्परेचर STP पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि केल्विन में वैल्यू होती है 273 केल्विन।
यहाँ से अगर हमने वी मोलर फाइंड कर लिया तो आंसर आ गया हमारा 22.4 लीटर। और याद करो बच्चों, इसमें जो वॉल्यूम है वो लीटर में होता है, तो इसलिए आंसर हमारा किस में आएगा, लीटर में आएगा। लीटर को फर्दर हम चेंज कर देंगे मिली लीटर में, तो 22,400 ml या cc हो जाएगा। तो इसका मतलब वी मोलर मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP which is fixed value, that is 22.4 लीटर और 22,400 ml और 22,400 cc। cc मीन्स होता है बच्चों क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 ml में 1 cc है, तो ml और cc दोनों बराबर हैं, तो जितनी वैल्यू ml में होगी उतनी ही होगी cc में वैल्यू। तो बच्चों ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट और भी लॉज थे वो फिनिश हो गए हैं। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, वेरी गुड।